आपका पेपर मैं स्टार्ट करने वाली हूं, पेपर नंबर 8 दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इस पेपर को हमने कैसे करना है, सबसे पहले कोई भी चैप्टर उठाने से पहले मैं उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आपको बताऊंगी, फिर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। आपने जब भी इस कॉस्टिंग को पढ़ना है, देखो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपना स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब हम उनका प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो चुके होंगे। अगर वहां पर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जो किसी और चैप्टर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स किए होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने शिद्दत के साथ अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है। आपको 2 बुक्स मिली होंगी, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में जितने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। वॉल्यूम 2 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जहां कोई और क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके वर्कबुक के क्वेश्चन हैं, वो गिवन है। उनको कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कुछ आपको प्रैक्टिस करके मुझे जो है वो शेयर करने होंगे। देखो, एक तरफा काम नहीं चलेगा, राइट। कहते हैं कि प्यार भी एक तरफा किसी काम का नहीं होता। तो यहाँ पर स्टडी में भी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो आपका साथ भी चाहिए। आपको मैं हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, प्रोवाइडेड कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से तो प्यार है आपका, लेकिन अब कॉस्ट अकाउंटिंग से भी करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए कि आपके इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, जहाँ कितने मॉड्यूल्स हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले जो आपका बेस बनना बहुत जरूरी होता है। तो आपका बेस जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, पहले है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगी, कंप्लीट थ्योरी नहीं। थ्योरी आपकी लेटर ऑन आएगी, क्योंकि अकाउंट्स में भी आपने देखा होगा ना कि अगर आपका अकाउंटिंग टीचर आपको पहले दिन ही बता देता है दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, आपको आज तक भी याद नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ना कितने गैप हैं, वो आज भी याद नहीं होंगे, अकाउंटिंग कर लेते हो। तो थ्योरी एंड में करेंगे, समझ आएगी जब हमें कॉस्ट अच्छी तरह से आता होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या जानना जरूरी है, वो डिस्कस करूंगी। आफ्टर दैट जो है आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये सारा आपको वेटेज दे रखी है। तो मीन्स जो इतने चैप्टर है ना, ये 4 चैप्टर, वो आपका वेटेज रखता है 40%। लेकिन जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है, ध्यान से सुनो मेरी बात, इन दोनों में से जो क्वेश्चन, खासकर इसमें से जो क्वेश्चन आता है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, क्योंकि ये एंड में आता है ना, बच्चा यहाँ पर आते आते प्रैक्टिस बहुत कम करता है, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ही सुपर इजी होते हैं। तो अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया तो इजीली एग्जामिनेशन में अपना जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसको पूरी इज्जत देनी है, लास्ट में छोड़ना नहीं है। ये दोनों के दोनों बहुत अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, तो इनको करने के लिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, इन दोनों को आप लेटर ऑन स्टेज पर कर सकते हो, ये 2 चैप्टर, ये जो 2 चैप्टर हैं, फिर उसके बाद ये वाला, इसको चाहे आप एंड में भी करोगे तो चलेगा। जो कैश है ना, ये तो आपको जो है एक बार सुनने होते हैं, इसके लिए मैंने आपको अलग से क्लासेस जो है अभी अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, राइट। और इवन
जो आपका COC का चैनल है वहाँ पर भी अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। अभी देखोगे कुछ समझ नहीं आना, आप मेरे साथ जो है इंटरेक्ट करते रहें, मैं आपको बताऊंगी कि इन क्लासेस को कब देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका पूरे का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कि आपको ये सारे चैप्टर हैं। हमने क्या करना है, हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करना है, जिसमें कॉस्ट शीट भी है। अब ये सब कुछ क्या होता है वन बाय वन समझते हैं। इन सभी चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको समझाने से पहले कुछ ना पता चले तो बीच में पूछना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमें तो ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट होता क्या है। देखो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। देखो इन दोनों वर्ड से आप रोज इंटरेक्ट होते हो। कॉस्ट क्या होता है, कोई भी खर्चे को बोलते हैं हम कॉस्ट, मतलब एनी एक्सपेंडिचर, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज रेवेन्यू नेचर एंड वेदर इट इज कैपिटल नेचर, उसको कॉस्ट बोला जाता है। यू नो कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसका बेनिफिट आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कंज्यूम कर लेते हो। जैसे आपके फाइनेंशियल ईयर में जिस भी कॉस्ट का बेनिफिट आप कंज्यूम कर लेते हो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप उसको एक्सपेंस अकाउंट फॉर कर देते हो, राइट? यही करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। बट जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग करते टाइम हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर्स को कंसीडर नहीं करते, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंसीडर नहीं करते, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कंसीडर करते हैं, सो दैट हम डिसीजन मेकिंग कर पाएं। बट व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग व्हेन देयर इज ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग? देखो उसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या करता होगा। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग? ऑलवेज याद रखना अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग आपके बिजनेस की लैंग्वेज है। देखो आप बिजनेस के साथ जब बात करते हो ना, तो हम जो नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं उसके थ्रू नहीं कर सकते। तो बिजनेस के साथ आपने बात करनी है कि भाई बिजनेस को पूछना है कि भाई तू कितना प्रॉफिटेबल है, तेरे में कितना लॉस है, तेरा का कितना कॉस्ट है, तेरा कितना रेवेन्यू है, तेरा कितना नेट प्रॉफिट है। तो उसके लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज को हम अकाउंटिंग कहते हैं। द अकाउंटिंग इज अ बिजनेस लैंग्वेज। एक्चुअल में हम अकाउंटिंग में करते क्या हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो मेजर किया जा सके, उसको रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट आप उसको क्लासीफाई करते हो। रिकॉर्ड कैसे करते हो, जर्नल लेजर्स एंट्री पास करते हो। क्लासीफाई कैसे करते हो, डिफरेंट लेजर्स अकाउंट बना के, फिर उसको समराइज करते हो। समराइज कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर दैट आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ध्यान दो, मुझे बहुत ध्यान से सुनना है। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल अबाउट लॉजिक्स। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सेट फॉर्मेट होते हैं कि उसमें बस एक्सपेंसेस डाल दो, रेवेन्यू डाल दो, आपको मिल गया, आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। यहाँ कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल अबाउट लॉजिक्स। तो लॉजिक समझने, जब तक आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा कॉस्टिंग नहीं समझ में आने वाला। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग आपके बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या होता है, जब आप अपने फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन जिनको आप मेजर कर सकते हो मॉनेटरी टर्म में, उनको रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, एंड आफ्टर दैट डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। तो जो रिपोर्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज P&L, इनकम स्टेटमेंट भी जिसको कहते हैं, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? तो अल्टीमेटली आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या बताता है, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है। जैसे आपका स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था, अभी भी आप एग्जामिनेशन देते हो, आपको एक रिपोर्ट कार्ड, आपका रिजल्ट शीट आती है। ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपके बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बना के देता है कि आपने क्या किया, आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो। जैसे
आपके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बताता है आप पास हो, फेल हो, आपने डिस्टिंक्शन से पास किया है। ये सब कुछ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के लिए बताता है। लेकिन अगर मुझे ये जानना हो ना कि मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ये बात पूछोगे ना कि भाई ये बता कि मेरा बिजनेस ना, मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, क्यों? वो कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो चीज़ें हो जाती हैं उनको रिकॉर्ड करके बस आपको एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करता है। वो चीज़ें कैसे करनी चाहिए वो आपको नहीं बताता। उसके लिए कौन चाहिए होता है? उसके लिए इंडस्ट्री को आप जैसे सीएमए चाहिए होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बताते हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है। बस आपको ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जितनी अच्छी तरह आप किसी बिजनेस की प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर दोगे उतनी ही ज़्यादा कंसल्टेंसी फीस आपकी होती है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आप लोगों के माइंड में ये आता होगा कि मैम एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है ना। देखो धीरे धीरे समझेंगे। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता दिया कि व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग आपके बिजनेस को में जो भी आप बिजनेस में प्रोडक्ट बना रहे हो, जहां आपका बिजनेस जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी ट्रू कॉस्ट क्या होगी उसके बारे में बताता है। देखो मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल तभी बना सकती हूँ जब मुझे ये पता चले कि जो मैं कर रही हूँ उस पर खर्चा कितना आ रहा है, कॉस्ट कितना आ रहा है। अगर मुझे मेरे खर्चे पता चलेंगे तभी तो मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर मैं वेस्टेज कर रही हूँ, कहाँ पर इनएफिशिएंसीज है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस प्रॉब्लम को नहीं बताता, वो आपके बिजनेस को करने की ट्रू कॉस्ट नहीं बताता। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आपके बिजनेस को करने का ट्रू कॉस्ट बताता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो उसका कॉस्ट कितना है, जो कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो उसका कॉस्ट कितना है। अगर किसी भी बिजनेस को ये पता चल जाए तो उसमें वो क्या करेगा, उसमें वो प्रॉफिट ऐड करेगा एंड आफ्टर दैट सेलिंग प्राइस जो है वो सेट कर देगा। मुझे बताओ, अगर मुझे मेरे बिजनेस की ट्रू कॉस्ट नहीं पता, कोई भी रैंडमली मैंने कॉस्ट सोच ली कि इतना खर्चा तो आया ही होगा, उस खर्चे में मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, आंसर आपने देना है, उस खर्चे में मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया और मैंने मार्केट में बेच दिया, मैं किस प्रॉब्लम को फेस करूंगी? हो सकता है ना कि मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर दूं। अगर मैंने अंडर एस्टिमेट किया होगा, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस हो सकता है? जल्दी से आंसर कीजिए। अगर मैंने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर दिया तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस हो सकता है? यस, वी आर इन ए पोजीशन ऑफ लॉस, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बन रहा है 10 रुपीज में, आपने सोचा, रैंडमली सोचा कि 8 बनेगा, 8 रुपीज में बन रहा है, 1 रुपया इसमें आपने प्रॉफिट ऐड किया, 9 में बेच रहे हो, आपका तो खर्चा ही 10 रुपए है। तो इस केस में आप लॉस से सफर करोगे। अच्छा चलो, सब कह रहे हैं लॉस, समझ में आ गया। अगर मैंने जो है अपना खर्चा जो है ओवर एस्टिमेट कर लिया कि नहीं मेरा जो खर्चा है एक्चुअल में 10 है, मैंने सोचा कि भाई 11 आ रहा होगा क्योंकि मुझे कॉस्टिंग करनी नहीं आती है, आई एम नॉट ए सीएमए, मेरे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 11 है, उसमें 1 रुपया ऐड किया, अब मैं 12 जो है 12 पे सेल कर रही हूँ। बताओ यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? क्या होगा? तो ये क्या अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या कहना चाहते हो इस पर? प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल ठीक, प्रॉफिट हो सकता है, बट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, क्योंकि अगर आपने ओवर एस्टिमेट किया हुआ है, आप उस प्रोडक्ट को ओवर प्राइस्ड पे बेच रहे हो, कंज्यूमर आपके आज की डेट में बेवकूफ नहीं है, उसके पास लाखों ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो आपको छोड़ के आपके कंपटीटर के पास चला जाएगा और आप बहुत जल्दी जो है बिजनेस से आउट हो जाओगे। तो दोनों ही केसेस में ये बुरी बात है। यस, दोनों केसेस में ये बुरी बात है। अगर हमें अपने बिजनेस का ट्रू कॉस्ट नहीं पता होगा, या तो हम ओवर एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे, और दोनों ही केसेस में हमारे बिजनेस का लॉस है।
तो इट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस का ट्रू कॉस्ट जानने के लिए। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं, जो भी हम एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं, ठीक है। तो फिर एक दूसरा वर्ड आता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बता दूँ, कॉस्टिंग में आप जो कॉस्ट लेते हो आप इसमें एक्चुअल कॉस्ट बुक को भी कंसीडर करोगे, प्लस आप इसमें नोशनल कॉस्ट को भी कंसीडर करोगे। इट मीन्स कि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं इन दोनों को मिला के बनता है इकोनॉमिक कॉस्ट, कि किसी काम को करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है जो आउट ऑफ पॉकेट, मीन्स सच में मैंने कॉस्ट इनकर्ड की है। नोशनल कॉस्ट का मतलब होता है, नोशनल कॉस्ट जो है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो सकती है, या कोई हाइपोथेटिकल और कॉस्ट भी हो सकती है, कोई भी हाइपोथेटिकल कॉस्ट भी हो सकती है। मतलब ये क्यों किया जाता है पहले ये समझो। देखो, जब मैं कॉस्टिंग करती हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे आप मेजर करते हो, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस पर लगते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे आपके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते थे कि कितना मटीरियल लगा, कितना लेबर लगा, ठीक है, मैन, मशीनरी, ठीक है, कितनी मशीनरी वगैरह लगी, या अदर जो भी आपके अदर एक्सपेंडिचर हुए। अब हो सकता है कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है आप खुद ओन करते हो। अगर खुद ओन करते हो तो अल्टीमेटली अगर मशीनरी कह लो कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेरी खुद की है, तो मुझे रेंट देना नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर मटेरियल का खर्चा हो रहा है, लेबर का खर्चा हो रहा है, मशीनरी का खर्चा हो रहा है, लेकिन रेंट मुझे नहीं देना पड़ता। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम ये भी कंसिडर करते हैं कि अगर ये बिल्डिंग हमारी ना होती तो हमें कितना रेंट पे करना पड़ता, मीन्स कोई भी हाइपोथेटिकल कॉस्ट, उसको भी कंसीडर किया जाता है जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग माइट भी फाउंडेशन में पढ़ी होगी, जब बीकॉम में पढ़ी होगी। अब आपके माइंड में आएगा कि जब भी हम कॉस्टिंग लिखते हैं, हमने तो कभी नोशनल कॉस्ट नहीं लिखी, ठीक है। कॉस्टिंग लिखते टाइम बीच में नोशनल कॉस्ट तो कभी नहीं लिखते। ध्यान दो बेटा, जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो, ध्यान देना क्या बोल रही हूं, सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, ठीक है, देन तो आप एक्चुअल कॉस्ट लेते हो, देन आप एक्चुअल कॉस्ट लेके ही सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो। बट जब आप जो है आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कि मुझे कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय करना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए बाहर से, ठीक है, अल्टीमेटली मैं आउटसोर्स की बात कर रही हूँ, आउटसोर्स करना चाहिए, कोई प्रोडक्शन लाइन मुझे स्टॉप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मीन्स जब बिजनेस के डिसीजन मेकिंग की बात आती है ना, उस टाइम आप जो एक्चुअल कॉस्ट को भी कंसीडर करोगे प्लस नोशनल कॉस्ट को भी कंसीडर करोगे। ध्यान से सुनो, डिसीजन मेकिंग में ये दोनों कॉस्ट ली जाती हैं, आपको कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी। लेकिन जब आपको किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए बोला जाएगा, देन ओनली एंड ओनली जब हम कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन पर मैंडेटरी होता है एज पर सेक्शन 148 के उनको कॉस्ट रिपोर्ट्स बनानी है। जब आप कॉस्ट रिपोर्ट्स बनाते हो तो आप एक्चुअल कॉस्ट को कंसीडर करोगे, लेकिन जब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेगी तो वो एक्चुअल प्लस नोशनल कॉस्ट को भी कंसीडर करेगी, राइट। तो दिस इज अबाउट कॉस्ट। तो फाइनेंशियल, अगर मैं सम अप करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, वो आपके बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बताता है। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो वो आपकी ट्रू कॉस्ट ऑफ बिजनेस, जहां आप कह लो कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो उसका कॉस्ट कितना होगा उसके बारे में बताता है। लास्ट में आ गया मैनेजमेंट। तो मीन्स अकाउंटिंग की ये 3 ब्रांचेज है जिनकी बात हो गई, ये और ये वाला। मैनेजमेंट क्या बताता है? मैनेजमेंट आपको बताता है कि आपको कोई बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए, या कोई भी एक्टिविटी है उसको मैन्युफैक्चर मीन्स इन हाउस करना चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए।
कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कितनी होनी चाहिए, आपको एक्सपेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब जब ऐसी बातें होती है ना, जब बिजनेस के डिसीजन मेकिंग की बातें होती है तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। जब हमें सिर्फ कॉस्ट जानना होता है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। जब हमें ये जानना होता है कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग एंटिटी है तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। तो तीनों का अलग अलग पर्पस होता है, हर एक अकाउंटिंग का पर्पस अलग है। हम यहाँ पर जो करने लगे हैं, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, तो अल्टीमेटली आपके सेकंड ग्रुप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन लेके डिसीजन मेकिंग करता है। मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका एक एडवांस वर्जन है। उसको सीखने के लिए आपका फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल जियो है। जियो अगर आपका न्यू बिजनेस लाइन में आना चाहता है तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो भी न्यू बिजनेस लाइन में जब वो टेलीकम्युनिकेशन में आया तो उसको ये पता होना चाहिए कि इन सर्विसेज को देने के लिए उसको कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाएगा। फिर उसको ये भी पता करना था कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो अगर हम फर्स्ट कुछ कह लो कि मंथ्स के लिए इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम इतना फाइनेंस कर पाएँ। तो उसके लिए उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, वो डिपेंडेंट करती है दोनों पर। किस पर, कॉस्ट अकाउंटिंग पर भी और आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे भी डिपेंड करती है। अरे आजा, क्या गया, कैंसल, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर पहले हम कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप सीख रहे हो, अब हम सीखने लगे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले सीखते हैं कि व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है, देखो जो भी मैंने कहा कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर। कॉस्टिंग क्या होता है, जब उन एक्सपेंडिचर को आप एक प्लेस पर अक्यूमुलेट करते हो उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। मीन्स टू असर्टेन द कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने में कितना कॉस्ट आया, टू असर्टेन द कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्टिंग, उसको कॉस्टिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स ट्रिप पर जाते हो, ठीक है, अब वहां पर ट्रिप पर जाते हो, बहुत सारे खर्चे करते हो। एट द एंड ऑफ डे आप बैठ के जो है उन खर्चों को टोटल करते हो। जो एट द एंड ऑफ डे उन खर्चों को आप टोटल करोगे ना, उसको कहते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कितने खर्चे हो गए उसको कलेक्ट करना, उसको एक्यूमुलेट करना, उसको मेजर करना, उसको असर्टेन करना, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग। उसको कॉस्टिंग कहा जाता है। फिर एक और टर्म आता है, एक और टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि सिस्टमैटिक वे में जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग। ऐसे ही जो कॉस्ट है, जो खर्चे हैं जो आप असर्टेन कर रहे हो, उनको अगर आप रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे और एनालाइज करना एंड रिपोर्टिंग करना, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने बिजनेस में बहुत सारे खर्चे किए, मैंने देख लिया कि कौन कौन से खर्चे, वो सारे मैंने लिख लिए, अब उनका टोटल कर लिया, दैट इज कॉस्टिंग, राइट। फिर मैंने उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया, ठीक है, और मैंने देखा कि कौन सा खर्चा मैंने ज़्यादा किया है, कौन सा खर्चा मैंने कम किया है, अगर ज़्यादा हो गया है तो क्यों हो गया है, कौन से रीजंस थे, वो रीजंस को ढूंढना, दैट इज कॉल्ड एनालाइज करना, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मैं रिपोर्ट करती हूँ किसको, मैनेजमेंट को। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मीन्स उसकी अकाउंटिंग करना, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, एक और वर्ड भी होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट अकाउंटेंसी। फिर इसका मतलब क्या है, देखो आपको खर्चों को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, एनालाइज करना है, रिपोर्टिंग करना है,
उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो वो कौन बताता है? वो आपका बताता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज नथिंग, इट इज ए स्टडी जिसको यूज करके, ठीक है, इस स्टडी में आपको क्या दिया हुआ है? आपको रूल्स बताए हुए हैं, प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, आपको बहुत सारे कॉस्टिंग के मेथड्स बताए हुए हैं, राइट, एंड आपको स्टैंडर्ड्स भी बताए हुए हैं, जिनका यूज करके आप क्या करते हो? इन सब का यूज करके आप करते हो कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करूं, पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट कितना है, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उसको टोटल करते हैं कि कितना खर्चा टोटल हो गया, फिर हम उसकी करते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, ठीक है, वो हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब कुछ करना कैसे है? ये सब कुछ करना कैसे है? ये आपको कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस एंड आर्ट। व्हाई इट इज सो? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़कर आप जो है उस पर सेट रूल्स है, सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको यही डायरेक्ट मटेरियल मानना है, इसी को ही डायरेक्ट लेबर मानना है, और उसका यूज करके आप जब बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग करते हो ना, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज लेवल पर और आपके स्किल्स पर। इसलिए आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है वो साइंस भी है, वो आर्ट भी है। थ्योरी में ये सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटेंसी। चलो फिर खर्चों पे ही आते हैं। सबसे पहले कॉस्ट की ही बात करते हैं। आपको पता है जब आप कॉस्ट यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो है आप अपने जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाहते हो उसका ट्रू कॉस्ट आप जान सकते हो। जैसे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको क्या बताते हैं? एक बार बताओ, लिखो। आपको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं? क्यों पढ़ते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अरे आपको पता है डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा क्या बता देते हैं? लिखो, क्यों पढ़ने की जरूरत होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बताना, मत बताओ शैतान बच्चे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि आपको किसको एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या होगी वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से पता चलता है। रूल्स देयर, यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आपको अकाउंटिंग करना है। रूल्स में ही बताया हुआ है कि अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट पर खर्चा किया है लेकिन वो खर्चा का जो बेनिफिट है आप एक साल से ज़्यादा के लिए जो है उसको लोगे तो आप उसी ईयर में उसको अकाउंट फॉर नहीं कर दोगे, उसी ईयर का फुल एक्सपेंस नहीं मानोगे। ये कैसे पता चला? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से पता चला। ऐसे ही जब आप जो है कॉस्ट जो है वो मेजर करते हो तो आपको यहाँ पर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे जिनको आप क्या बोलते हो? कैस। इनको फॉलो करते हुए आपको पता चलेगा कि किस कॉस्ट को आपने मटेरियल मानना है, किस कॉस्ट को लेबर मानना है, किसको जो है आपने एक्सपेंसेस मानना है। बस उसी के बारे में बताने चली हूँ। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी आप बिजनेस पे खर्चा करते हो। लेकिन खर्चे तो बहुत टाइप के होते हैं। अब बिजनेस की कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए, कॉस्ट को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की कॉस्ट होती है। अच्छा, किस किस टाइप की कॉस्ट होती है? ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये पेन बन रहा है, मुझे बताओ इस पर जो खर्चा किया होगा किस किस टाइप का खर्चा किया होगा? बताओ किस किस टाइप का खर्चा हो सकता है? लिखो लिखो, जब तक मैं यहाँ लिखती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो कि आपके कैस 1 में दिया हुआ है। किस किस टाइप का खर्चा होता है? लिखो लिखो आप। मैन्युफैक्चरिंग, डायरेक्ट, प्लास्टिक, ओके, वेरी गुड। और कोई? और कोई बच्चा? अच्छा, 3 मेन कॉस्ट कौन सी लगती है कि इस पेन पर कौन कौन सी है? प्लास्टिक एक पर्सन ने बोला, ठीक है। प्लास्टिक इज व्हाट? प्लास्टिक इज व्हाट? मटेरियल, ठीक है। इसमें लगता है ना कि कोई मटेरियल लगा होगा, ठीक है। बहुत टाइप का मटेरियल लगा होगा, कोई चिप लगी होगी, कुछ प्लास्टिक लगा होगा, यस, मटेरियल लगा होगा, ओके। इसको बनाने के लिए कुछ वर्कर्स ने काम किया होगा, रॉ मटेरियल आ गया, वर्कर्स ने काम किया होगा, इट मीन्स इस पर
लेबर भी लगी होगी, वेरी गुड, लेबर भी लगी होगी, वो भी आपको पता है। अच्छा, सिर्फ मटेरियल एंड लेबर नहीं लगा बेटा, इस पर और भी तो बहुत सारे खर्चे हुए होंगे। जैसे जहां पर ये बना होगा वहां मशीनरी पड़ी होगी, उस मशीनरी की ऑयलिंग की होगी, सुपरवाइजर होगा, राइट। बैक एंड पे एक ऑफिस होगा जो सारा स्पोर्ट सिस्टम, एज अ स्पोर्ट सिस्टम काम करता होगा, तो ये सब कुछ होगा। मीन्स नंबर ऑफ खर्चे हैं। देखो मेरी बात समझो, ये खर्चे हमें अलग अलग टाइप के जानने क्यों जरूरी है कि इसमें मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, और आपका अदर खर्चे क्यों है। अगर आपको खर्चों को कम करना है, पहले ये जानो कि इस पर जो खर्चे हो रहे हैं वो किस किस टाइप के हैं, फिर आप जानोगे कि कौन सा खर्चा ज्यादा हो रहा है। अगर मुझे इस पेन को बनाने की कॉस्ट को कम करना है, तो हो सकता है जो मैं मटेरियल लगा रही हूँ वो परफेक्ट है, उसमें आप कोई कटिंग नहीं कर सकते, बट जब मैंने ये जाना कि इस पर जो लेबर लग रही है ना, उसका तो मैं इतना पैसा दे रही हूँ, इसको तो ऑटोमेट किया जा सकता है। तो इट मीन्स के जब हम कॉस्ट को देखते हैं तो हमें अलग अलग टाइप की कॉस्ट को क्लासिफाई करके देखना पड़ता है, सो दैट हम ये जान पाए कि कौन सा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जो है, मेनली जो क्लासिफाई हम करते हैं कॉस्ट को, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ अगर नेचर करें। पहले ना मैं सिर्फ नेचर के बारे में बताती हूँ, नहीं तो यहाँ कचपच हो जाएगी। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मीन्स खर्चा देखने में उसकी नेचर कैसी है। अब देखने में कैसा लगता है, एक मटेरियल होगा, राइट, एक मटेरियल होगा। दूसरा हो सकता है कि इस पे मजदूरों ने काम किया होगा, लेबर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लेबर का मतलब कि वो जो आप वर्कर्स होते हैं, नो, लेबर का मतलब यहाँ एम्प्लॉय, एवरी टाइप ऑफ पर्सन जो कि इन्वॉल्व है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को लेते हैं, राइट। और भी बहुत सारे इधर उधर के खर्चे हुए होंगे, मतलब अदर एक्सपेंसेस, जैसे रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, सुपरवाइजर का, अकाउंटिंग का, डेप्रिसिएशन हो गया होगा, ठीक है, ऐसे टैक्सेस वगैरह लग गए होंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली अगर मैं नेचर को देखूँ ना, खर्चे की नेचर को समझूँ, तो 3 टाइप के खर्चे होते हैं, एक मटेरियल होता है, एक लेबर होता है, एक एक्सपेंसेस होता है। बट पता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। जो मटेरियल ना, जब आप किसी प्रोडक्ट को देखते हो, मटेरियल जो हो सकता है, आपका मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आप लेबर को ध्यान से देखो तो आपको एक लेबर लगेगी जो डायरेक्टली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, और एक होगी इनडायरेक्ट। और अगर मैं अदर खर्चों को देखूं तो उनमें से भी कुछ डायरेक्ट होंगे और कुछ इनडायरेक्ट होंगे, कुछ इनडायरेक्ट। आपको पता है कॉस्टिंग की दुनिया में जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको एक और नाम दिया जाता है, जो कि अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ने लिखा था, उनको एक नाम दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चे ओवरहेड्स। क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स। अब क्यों बोला जाता है वो डिस्कस करती हूँ। अच्छा, अब पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ध्यान से सुनो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हमेशा जब आगे तक मेथड्स तक आ जाते हो तब भी बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान से सुनो। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि इसको देख के जो आपको लगता है कि खर्चा आप डायरेक्टली इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। मींस इस पर कितना प्लास्टिक लगेगा या इसमें कितनी चिप लगेगी वो मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ ना, कि एक पेन पर कितना लगेगा। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मटेरियल। ओके, ये पेन जिस मशीन में बना उस मशीन में जो है ऑयल भी डाला गया होगा, राइट। तो उसमें हो सकता है ऑयलिंग वगैरह, या उसमें कोई और मटेरियल भी डाला गया होगा। बट ऑयल उस मशीन में एक पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना ऑयल यूज हुआ वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। मैम कोई बात नहीं, देखो आप ना बड़े चक्करों में पड़ रहे हो। देखो पेन बनना स्टार्ट हुआ, आपने ऑयल डाला होगा, राइट। एट द एंड जितने पेन बन गए, आप देखो वो ऑयल कितने पेन में यूज हुआ, जो भी कॉस्ट है उतने पेन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही काम करता रहे मैन्युफैक्चरर। बैठा हुआ बिजनेसमैन, उसको यही है कितने पे कितना ऑयल डाला था, कितने पे कितना खत्म हुआ, मैं उसको जो है आइडेंटिफाई करूँ। अरे मेरे बच्चे, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है जो मटेरियल इकोनॉमिकल
एंड फिजिबल वे में किसी एक प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई किया जा सके उसको डायरेक्ट मानोगे। देखो कॉस्ट बेनिफिट रिलेशनशिप भी तो होता है, उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलना इस कॉस्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने में जितना आपने उसके खर्चे को ढूंढने में पैसा लगा देना है कि जब कॉल डला, कितना खर्चा किया, कितने पेन बने, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसमें जो है ना आप इकोनॉमिकल और फिजिबल वे में उसको जो है वो असर्टेन नहीं कर सकते, इसको इसलिए उसको डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। तो कैस 1 कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो आप इजीली किसी एक प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर पाओ, वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। एंड वर्ड क्या है, एंड और वो मटेरियल आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? आप एक फर्नीचर बना रहे हो, उसमें वुड लग रही है, ठीक है, वुड जो है वो उस प्रोडक्ट की, उस चेयर की, जो भी आप चेयर बना रहे हो उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। लेकिन उस चेयर को बनाने के लिए उसमें कुछ नेल वगैरह भी लगते हैं, ठीक है। अब वो नेल जो लगते हैं आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने नेल्स लगे, ठीक है। कुछ टूट जाते हैं, कुछ टेढ़े हो जाते हैं, कुछ मेढ़े हो जाते हैं, राइट। वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितने नेल लग रहे हैं। बट वो जो नेल्स लगते हैं ना उस चेयर में, जहाँ उस चेयर में जो ग्लू लगता है, वो चाहे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ लेकिन वो आपके फाइनल प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले नहीं करते, आपके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं प्ले करते, इसलिए वो डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आपके कैस 1 में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल, किसी भी मटेरियल को डायरेक्ट बनने के लिए 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। पहली कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट क्या होनी चाहिए कि वो डायरेक्टली, ठीक है, आइडेंटिफाई हो पाए विद प्रोडक्ट। या हम ये कह सकते हैं वो वाला कॉस्ट जो इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई करते हो आप अपने प्रोडक्ट के साथ, इकोनॉमिकल फिजिबल वे में, ठीक है। सेकंड, वो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट का, इट शुड बी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर तो ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये आपके कैस 1 में लिखा हुआ है। अच्छा, अब बच्चों को तुम तो क्वेश्चन पूछते नहीं हो, मैं अपने आप ही बोली जा रही हूँ। अच्छा, कभी कभी ये भी तो माइंड में आता है जो जैसे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी का यूज़ हुआ। अब ध्यान से सुनना, आप आंसर करेंगे। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनरी का यूज़ हुआ, ठीक है। तो मटेरियल होता है जो भी कोई टेंजिबल थिंग होती है जिसको आप देख सकते हो और प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ हो रही है, वो मटेरियल है। अगर वो मटेरियल जो है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है और सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है आपके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट, देन इट्स अ डायरेक्ट मटेरियल, अदरवाइज इट्स अ इनडायरेक्ट मटेरियल। अब आप कहोगे कि इसको बनाने के लिए जो है मशीनरी का भी तो यूज़ होता है, क्या मशीनरी तो दिखाई देती है? इज इट ए मटीरियल? तो मैं आपको यही आंसर करूंगी कि देखो मटेरियल आप उसको मानोगे जो कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कंज्यूम होता है। मशीनरी जिसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है वो कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है, वो एज इट इज़ रहती है, इसलिए वो मटेरियल की कैटेगरी में नहीं फॉल होगी। मशीनरी का सिर्फ वेयर टेयर होता है, वो आप डेप्रिसिएशन में अकाउंट फॉर करोगे, जितना वेयर टेयर उस टाइम होगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया डायरेक्ट। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल वो हुआ जो आप इसके साथ डायरेक्टली नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बच्चे बहुत सारा आपके वहाँ पर मशीन को क्लीन करने के लिए कोई मटेरियल, कोई केमिकल आता होगा, मशीनरी को चलाने के लिए कोई ऑयल वगैरह आता होगा या अदर और टाइप का कोई मटेरियल यूज़ होता होगा, राइट। तो वो जो है वो सारे का सारा आप इनडायरेक्ट की कैटेगरी में डाल देना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। और इनडायरेक्ट मटेरियल को हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं। फिर आ जाता है लेबर एंड एम्प्लॉय कॉस्ट। देखो, ऐसा लेबर जो कि आप जो डायरेक्टली इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है, जो डायरेक्टली इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। जैसे जो कह लो वर्कर
मशीन पर खड़ा होकर, ठीक है, इसको बना रहा है, हमें पता है कि वो एक एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कितना पेमेंट हो रहा है, इसलिए उसको जो भी आप पेमेंट करोगे, अब पेमेंट में वेजेस नहीं आती, वो आप मटीरियल, जब हम लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे ना उसमें जानेंगे। तो आप जो है, जो लेबर डायरेक्टली इसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसको जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जो भी आप कंपनसेशन दे रहे हो, उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। लेकिन आपको पता है कि फैक्ट्री में बहुत सारे सुपरवाइजर भी होते हैं जो डायरेक्टली इनकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होते, वो तो सुपरवाइज कर रहे होते हैं ना वर्कर को, जल्दी काम करो जल्दी काम करो, कोई ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, बट उनको भी पेमेंट की जाती है। ऐसे ही बैक पर एक अकाउंटेंट बैठा है, ठीक है, जो सब कुछ ये अकाउंट कर रहा है कि क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, उसको भी पेमेंट दी जा रही है। वो डायरेक्टली तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो है, तो वो जो है उसको, उनको जो पेमेंट की जाएगी ना, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी, राइट। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट को ओवरहेड्स की कैटेगरी में ले जाएंगे, जो डायरेक्ट है उसको अलग से काउंट फॉर किया जाएगा। तो ये हो गया आपके दो डायरेक्ट, आपका मटेरियल एंड लेबर। थर्ड आ गया एक्सपेंडिचर। देखो इसमें सिर्फ मटेरियल और लेबर नहीं यूज हुआ होगा, इस पर तो और भी खर्चे हुए होंगे। मान लो इस पेन को बनाने के लिए मैं जिस भी कंपनी की टेक्नोलॉजी यूज करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि जब भी मैं एक पेन बनाऊंगी, इस पेन के लिए मैं आपको जो है 5 रुपीज या 10 रुपीज रॉयल्टी दूंगी। क्या ये 5 और 10 रुपीज मैं डायरेक्टली इस पेन के साथ आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ? यस। तो वो मेरे किस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। बट इस पेन को बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, कुछ आपका रेंट का खर्चा हुआ, आपका डेप्रिसिएशन हुआ है, और भी बहुत सारे अदर खर्चे हुए होंगे, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में। अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है या सर्विस बनता है, कुछ उस पर डायरेक्ट खर्चे होते हैं और कुछ उन पर इनडायरेक्ट होते हैं। तो जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं उनको ओवरहेड्स कहते हैं। अब इनको ओवरहेड्स क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आपसे है कि इस पेन को बनाया, मटेरियल लगा मेरा 100 रुपीज़ का, सपोज मटेरियल लगा 100 रुपीज़ का, ठीक है, लेबर को मैंने दिया मान लीजिए 20 रुपीज़, राइट, और अदर जो खर्चे हो गए 50, तो मेरा खर्चा हुआ 170। बट जिस फैक्ट्री में मैंने बना रही हूँ इसको, उसका इलेक्ट्रिसिटी भी पे किया मैंने। मुझे नहीं पता कितना इलेक्ट्रिसिटी एट द एंड आएगा, कॉस्ट तो पहले आपको जो है वो डिसाइड करनी है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी लगा, उसका रेंट भी दे रहे होगे, ठीक है, और हो सकता है कि वहाँ पर जो मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन वगैरह भी हो रहा होगा, और कुछ रिपेयर्स वगैरह भी आपने करवाई होगी, बहुत सारे खर्चे। अब इन सभी खर्चों का बर्डन जो है, इन सभी खर्चों का बर्डन, ये वाले सारे खर्चे, इनका बर्डन भी तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कुछ अमाउंट तो इसको जो है बेयर करना ही पड़ेगा। तो अब इनका कितना अमाउंट यहाँ पर, मीन्स ये है ओवरहेड्स, मतलब इस पेन के सर के ऊपर इसके खर्चे भी आएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ओवरहेड्स। जो भी आपके अदर खर्चे होते हैं वो भी पेन की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आती है फाइनल प्राइस, राइट। तो सभी खर्चों को इंक्लूड किया जाता है पेन के। सीधा सीधा मैडम बोल देते कितना कॉस्ट है। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बताया, जब तक आपको अलग अलग कॉस्ट पता नहीं चलेगी, देन आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी कॉस्ट ज्यादा हो रही है। सपोज ये कॉस्ट बिल्कुल ठीक है, आपने देखा ओवरहेड्स, ओ माय गॉड, इतने सारे ओवरहेड्स, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों आ रहा है? क्योंकि वर्कर जब फैक्ट्री को लीव करता है, वहां की जो लाइट्स है वो स्विच ऑफ ही नहीं होती, कुछ मशीन चलती रहती हैं, मशीन्स को प्रॉपर रिपेयर नहीं किया जाता, इसलिए बार बार उनको जो रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर देखो खर्चों को कंट्रोल करना है ना, पहले देखो खर्चे हो कहाँ कहाँ रहे हैं, तभी तो कंट्रोल होंगे। तो खर्चों को कंट्रोल करना भी जो है तभी हो सकता है जब हमें ये पता होगा किस किस लेवल पर खर्चे होते हैं। ओके, तो मैंने आपको बोला कि अगर हम अलग अलग लेवल पर देख लेंगे, एक तो हमारे पास यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है। फिर उस कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अगर हमें खर्चा पता चल गया तो हम जो है कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। आपको पता है इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क क्या होता है? अगर खर्चे अलग अलग लेवल पर पता चल गए ना, हम कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। मुझे बताओ
कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिड्यूस। अगर किसी को पता है यस करो, अदरवाइज मैं बताती हूँ। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, व्हाट इज इट? और सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिखा सकता है, दुनिया की कोई अकाउंटिंग आपको ये बात नहीं सिखा सकती। बेटा अगर मुझे पता चल गया कि भाई ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेबर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फालतू में कंज्यूम कर रही है, तो मैं कैसे कॉस्ट कंट्रोल करूंगी? मैं उनको बोल के आऊंगी कि जब ज़रूरत नहीं है ना, लाइट्स ऑफ करके जाना। तुम लाइट्स ऑफ करनी मीन्स वहां पर कोई कंट्रोल सिस्टम लगाऊंगी। कैमरा लगा दिए तो कैमरे में दिख रहा है कि जो वर्कर है क्या मशीनरी को कैसे यूज़ कर रहा है। जब वो किसी भी पर्टिकुलर कह लो के डिपार्टमेंट से निकला, उसने स्विच ऑफ किया कि नहीं। मीन्स ऐसे मैं क्या कर सकती हूँ, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ। जब मैं कैसे और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैंने बजट बना दिया कि इससे ऊपर तुम्हारा खर्चा नहीं होना चाहिए, बजट्स के थ्रू मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ। दिस इज कॉस्ट कंट्रोल के रखना और रिड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना। वेरी गुड वेरी गुड। कौन है ये बच्चा? शुभ्रा, शुभ्रा, राइट, वेरी गुड। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या है? जैसे बजट्स बनाना, जहाँ सुपरविजन करना भी एक कॉस्ट कंट्रोल मेथड है जिसके थ्रू कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, बट इज द कॉस्ट रिडक्शन। फिर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन होता है कि आप परमानेंटली अपनी कॉस्ट को रिड्यूस जब करते हो। मतलब आपने कहा कि भी कैमरे में कब तक देखते रहेंगे कि लाइट्स ऑफ हुई कि नहीं। आपको पता है अब आजकल क्या होता है, मतलब जैसे मेरा जो दुबई में जब जाती हूँ, वहाँ पर जो है, जो घर है उसमें जो कॉरिडोर होते हैं, उसकी जो लाइट्स होती हैं ना, जब हम कॉरिडोर में मतलब जैसे ही पैर रखो तो वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अगर कोई कॉरिडोर में नहीं है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। तो मुझे आप आंसर करो कि ये कॉस्ट कंट्रोल है या कॉस्ट रिडक्शन है? बताओ, ये कॉस्ट कंट्रोल है या कॉस्ट रिडक्शन है? मतलब कॉरिडोर की लाइट्स ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही पैर रखो ऑन हो जाती हैं, जैसे ही वहाँ से निकलो वो ऑफ हो जाती हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, कॉस्ट कंट्रोल होता है टेम्पररी सोल्यूशन। आप किसी को सुपरवाइज कर रहे हो, ठीक है, आपने कैमरा लगा रखा है कि कॉरिडोर की लाइट ऑफ हुई कि नहीं, ठीक है, वो टेम्पररी होता है। कॉस्ट रिडक्शन होता है जो परमानेंट होता है। आप सुपरविजन करो ना करो, अब वो आपकी कॉस्ट जो है उतनी आएगी ही नहीं। यस, तो ये रिडक्शन है। रिडक्शन कैसे होता है? एक परमानेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करना, राइट। अगर मैं रूम्स में वर्कर है, फैक्ट्री में ऐसा मैंने सिस्टम कर दिया कि जब फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, कोई पर्सन वहां नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। तो दैट इज कॉल्ड अ कॉस्ट रिडक्शन। परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना, कॉस्ट को रिड्यूस करने का, उसको कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं। जो आपके कॉस्ट कंट्रोल होते हैं, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये आपका टेम्पररी सोल्यूशन होता है। देखो दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कंट्रोल भी होना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन भी होना चाहिए, राइट। तो कॉस्ट रिडक्शन एक परमानेंट सोल्यूशन होता है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप कोई और ऑल्टरनेटिव उसका फाइंड आउट करो, सो दैट कि आपकी कॉस्ट जो है वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने घर पर, आपकी मम्मी कहती है इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आ रहा है, आपको बोला जाता है कि भाई जब भी आप रूम से निकलो लाइट्स को ऑफ करके निकलो, तब भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो क्या किया आपने? अपने सारे अप्लायंसेस जो हैं वो क्या कर लिए, वो 5 स्टार अप्लायंसेस होते हैं ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है, सारे आपने 5 स्टार अप्लायंसेस ले लिए। अब वो जो 5 स्टार अप्लायंसेस आपने अपने घर में लगाए हैं, इज दैट कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन? देखो वो 5 स्टार अप्लायंसेस चाहे लगे हुए हैं, फिर भी जब उनकी जरूरत नहीं है आपको उनको बंद करके रखना चाहिए, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को बिल्कुल नीचे लाने के लिए आपने चेंजेस कुछ किए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? परमानेंटली कॉस्ट रिड्यूस करते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, दिस इज। तो अगर आपको कोई पूछे ना कि कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो यहीं से पता चल गया। अगर आपको वैसे ही आ जाए, बट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग करते क्यों है? टू फाइंड आउट द ट्रू कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस, टू फाइंड आउट ट्रू कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, राइट, एंड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस, and to make the to do the decision making and cost control, cost reduction,
यहीं से ही याद हो जाता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं ये। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपकी बुक में लिखा होगा, लेटर ऑन हम पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके कॉस्ट के। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे थे। पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर समझा कि हमारी कॉस्ट कौन कौन सी होती है। अभी मैं आपके साथ नोट्स जो है शेयर करूंगी, शायद आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे साथ सभी होंगे, राइट। तो यहाँ पर एक नोट्स है जिसमें इजीली मैंने बता रखा है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हमने किया मटेरियल एक्सपेंसेस और डायरेक्ट जो आपके मटेरियल एम्प्लॉय और एक्सपेंसेस नेचर के बेसिस पर ये आपके खर्चे होते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे करें, ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे करें कि हम जो खर्चा है वो हमारा खर्चा डायरेक्ट, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लगूं, ये अगर मैं इन तीनों को दूं तो ये मेरी नेचर के बेस पे एक्सपेंडिचर पता चले। अगर हम इन सभी को देखें, ये है ट्रेसेबिलिटी। अगर तो कोई एक्सपेंडिचर डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है प्रोडक्ट के साथ तो डायरेक्ट, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट। तो ट्रेसेबिलिटी के जो बेसिस पर है ये एक्सपेंडिचर होते हैं। कहाँ गया, एक होता है अगर हमने एक्सपेंडिचर बाय फंक्शन, मतलब जो खर्चा किया जा रहा है ना उस पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है उसके बेसिस पर अगर देखें तो हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन लेवल पर, एक एडमिन, एक सेलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो आपको कॉस्ट शीट समझ में आ जाएगी। अगर आपने बाय फंक्शन समझ लिए ना तो कॉस्ट शीट समझ में आ जाएगी। कॉस्ट शीट क्या होती है, अभी लोड नहीं लेना, बस ये समझो अभी मैं खर्चे बता रही हूँ, अभी मैं खर्चे बताने लगी हूँ कि खर्चे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या क्या होते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर है हमारी एक फैक्ट्री, मान लो ये है फैक्ट्री, ठीक है। इस फैक्ट्री में बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। इस फैक्ट्री में, इसी पेन की एग्जांपल लेते हैं, इस फैक्ट्री में जब पेन बनता है तो उस पर मटेरियल लगता है, मटेरियल लग रहा है, उस पर लेबर का खर्चा हो रहा है, उस पर अदर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं जिसको आप डायरेक्ट की कैटेगरी में रखते हो, ठीक है। हो तो कहाँ रहे हैं, ये क्या है आपकी, ये है आपकी फैक्ट्री बेटा, ये क्या है आपकी फैक्ट्री, इसके अंदर ही खर्चे हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये डायरेक्ट थोड़ी हो रहे हैं, आपको पता है कि फैक्ट्री के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो रही होगी, सुपरवाइजर भी होगा, अच्छा मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी हो रहा होगा, और यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस भी चल रही होगी, मतलब बहुत सारे खर्चे हो रहे होंगे, ये फैक्ट्री के अंदर ही हो रहे हैं। जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं ना, इनको बोलते हैं आपके प्रोडक्शन के एक्सपेंडिचर। बट फैक्ट्री स्टैंड अलोन, मतलब कि इंडिपेंडेंटली तो नहीं चल रही, इसके लिए तो आपको एक बैक एंड पर सपोर्ट सिस्टम होता है, मीन्स बैक एंड पे एक ऑफिस भी होता है। यहाँ पर आपका ऑफिस है, अरे रुको, ये है आपका ऑफिस। अब आपको कुछ परचेज करना है तो ऑफिस डिपार्टमेंट के परचेज डिपार्टमेंट को बोलते हो भाई परचेज कर दे, ठीक है। वो ऑर्डर प्लेस करता है, फिर गुड्स आती हैं, वेयर हाउस में आती हैं, वहां से रॉ मटेरियल फैक्ट्री को भेजा जाता है, मीन्स एज अ सपोर्ट सिस्टम, हाँ एज अ सपोर्ट सिस्टम वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी तो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, यहाँ पर भी तो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। यहाँ पर आप अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हो, ठीक है, प्रिंटिंग हो रही है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो रही है, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बैंक चार्जेस भी लग रहे हैं। आप ऑडिटर को फीस दे रहे हो, मतलब वो आपकी बुक्स को ऑडिट करता है, उसको फीस दे रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे जो हो रहे हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं, ऑफिस में। तो इसको हम बोलते हैं, इन खर्चों को बोलते हैं एडमिन एक्सपेंसेस। अब ये खर्चे तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेल होने के लिए भी तो जाएगा, ठीक है। तो सेल होने के लिए जाएगा तो आपका एक वेयर हाउस होगा, आपका यहाँ पर वेयर हाउस भी होगा एक, ठीक है। यहाँ से गुड्स जाती होंगी, यहाँ पर ट्रक्स वगैरह होंगे,
ट्रक्स वगैरह होंगे जहाँ पर आप लोड करके इनके जो भी ड्राइवर्स है उनको आप क्या करते होगे, उनको सैलरी देते होगे। अच्छा, बहुत सारा इनको सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट भी करते होगे। मीन्स फाइनली जब आपका प्रोडक्ट बिकता है तो आप कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर भी करते हो, ये एक्सपेंडिचर भी करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर। मीन्स हर टाइप के एक्सपेंडिचर एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग फंक्शन पर जो है अलग अलग फंक्शन करने के लिए खर्चे किए जाते हैं। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये वाले खर्चे होते हैं, अगर आप एडमिन या ऑफिस एक्सपेंडिचर की बात करो तो ये खर्चे होते हैं, अगर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो ये सारे खर्चे होते हैं। इन सभी खर्चों को, अच्छा सिर्फ इतने ही नहीं खर्चे होते, सम टाइम आप जो है जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर रिसर्च भी तो करते हो, फिर उसकी डेवलपमेंट करते हो। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट? रिसर्च मतलब कि न्यू आइडिया सोचना, अब उस आइडिया को जो है प्रैक्टिकल शेप देना उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। अब मुझे बताओ, जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये किस फंक्शन का पार्ट बनना चाहिए? ये प्रोडक्शन का पार्ट बनना चाहिए, एडमिन का पार्ट बनना चाहिए, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनना चाहिए? जल्दी बोलो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन का पार्ट बनना चाहिए, एडमिन का पार्ट बनना चाहिए, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनना चाहिए? अगर आ जाता है आपको क्वेश्चन में तो किसका पार्ट होगा जी? देखो, जो भी प्रोडक्शन, जो अल्टीमेटली किसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होते हैं, दोबारा से सुनो, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मतलब नॉट कह लो कि उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, यस प्रोडक्शन, क्योंकि जो रिसर्च की है ना वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसर्च की है, राइट? ये एक सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है, दिस इज नॉट ए सपोर्ट सिस्टम, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप प्रोडक्शन में ही अकाउंट फॉर करोगे। अच्छा, एक और पूछूं फिर? ओके, एक और पूछती हूँ। मान लो आपने ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट आपका निकल के जाए फैक्ट्री में वो परफेक्ट हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, तो यहाँ पर आप क्वालिटी इंस्पेक्शन भी करवाते हो। आपने ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो परफेक्ट बने, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो जब वो इस फैक्ट्री से बाहर निकले। अब क्वालिटी इंस्पेक्शन आ गया तो किसका पार्ट बनाओगे? बताओ, बोलो। वो देखो, वो फंक्शन जो है रिसर्च और डेवलपमेंट आप ऑफिस में बैठ के थोड़ी करते हो शैतानो, फैक्ट्री में बैठ के करोगे। क्वालिटी इंस्पेक्शन कहां बैठ के करोगे बताओ? ऑफिस में बैठ के। हाँ, किसका पार्ट बनेगा? प्रोडक्शन का। अब आपको मैं बताती हूँ ये सोचना कैसे है। कोई भी खर्चा है ना, आप सोचना कि वो फैक्ट्री के अंदर हुआ होगा कि फैक्ट्री के बाहर किया होगा। अकाउंटेंट फैक्ट्री के अंदर बैठ के अकाउंटिंग तो नहीं करेगा, ठीक है, राइट? ऑडिटर भी बुक्स को चेक करेगा, फैक्ट्री के अंदर बैठ के थोड़ी करेगा, वो तो ऑफिस में बैठ के करेगा, राइट? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो ऑफिस की होती है तो यही होगी। जो काम फैक्ट्री प्रीमिसेस में हो रहा है ना, उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट मानना, ठीक है? जो फैक्ट्री प्रीमिसेस में नहीं हो रहा उनको आप किसका पार्ट मानोगे? एडमिन का पार्ट मानेंगे। और जो आप सेल करने के लिए, जब गुड्स को सेल्स करते हो, जो भी खर्चा करते हो सेल करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, सेल्स करने के लिए, तो उनको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट मानना। अभी इस पर और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग इतना आप याद रखना कि ये मेन फंक्शन आपके होते हैं। कौन से? प्रोडक्शन फंक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन फंक्शन, एडमिन एक्सपेंस फंक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर मैं बात करूं, अगर फंक्शन जो परफॉर्म किए जाते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल लगता है, फैक्ट्री में आएगा, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल आता है, फिर उस पर लेबर लगती है, फिर उस पर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं ना, ये बन जाती है आपकी, इसको बोलते हैं आप, ध्यान दो, इसको बोलते हैं आप प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद बहुत सारे और भी खर्चे किए जाते हैं फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री प्रीमिसेस में ही होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे और खर्चे किए जाते हैं। जब आप वो सारे के सारे ऐड कर लेते हो तो जो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट आता है उसको आप बोलते हो वर्क कॉस्ट, ठीक है? जहाँ आप बोलते हो
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब फिर ऐड किया जाता है एडमिन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद आपके पास जो भी आता है यहाँ पर उसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैडम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो प्रोडक्शन ओवरहेड आप वो बोल रहे थे। रुको रुको मैं बताती हूँ। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, अगर कोई एडमिन का खर्चा आपकी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, प्रोडक्शन के साथ वो एडमिन खर्चा जो है वो फैक्ट्री के प्रीमिसेस में आके किया गया, तो दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, उस खर्चे को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अभी मैंने बताया आपको, यहीं पर ही गलती होती है। क्वेश्चन जो है ना कॉस्ट शीट का, सम टाइम वो उसने बताया नहीं होता कि एडमिन खर्चा किसके साथ रिलेटेड है। वो आप पर डिपेंड है कि आप उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानते हो या नहीं मानते। वो अजम्पशन आपने नीचे लिख के आनी है। मैंने आपको बोला कॉस्टिंग में कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं है, राइट। ये हमारे अपनी एक्सपर्टीज पर डिपेंड है कि हम किस खर्चे को क्या मानते हैं। जो भी आप मानोगे, ठीक है, अपनी कॉस्टिंग में आप नीचे अजम्पशन लिख के आओगे कि हमने इसको प्रोडक्शन रिलेटेड माना है। अगर आप प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं मानते तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट मानते। अभी आते हैं आगे, उसमें भी फिर ऐड करते हो और क्या खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पर ऐड किए तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। दूसरे कलर से लिखती हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस अब किसको क्या मानना है वो तो क्वेश्चन जब आएगा तब होगा। ये सिर्फ आपके कुछ फंक्शन है, मीन्स आपका प्राइम होता है मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आपके अलग अलग लेवल पर जो है वो खर्चे किए जाते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या आएगी। अच्छा, इसमें मैंने इतने सारे खर्चे लिख दिए, क्या इसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा? क्या मैंने इसमें ये लिखा डिविडेंड पेड? ये लिखा? ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखा। क्या इसमें इनकम टैक्स कितना पे कर रहे हैं वो लिखा? नहीं। देखो, जब आप कॉस्ट की स्टडी करते हो ना, तो आप उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कितना खर्चा आता है उसको कंसीडर करोगे। आपके जो ये जितने भी खर्चे हैं ना, ये फाइनेंशियल नेचर के हैं। कॉस्टिंग कहता है कि मुझे ये लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको क्या बताऊंगा कि कोई बिजनेस जो आप कर रहे हो उस बिजनेस को करने में कितना खर्चा आ रहा है। अगर उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपने लोगों से लिया, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है। इस बिजनेस को ये प्रोडक्ट आपको कितना कमा के दे सकता है, मैं सिर्फ वो बताऊंगा। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने किसी से कर्जा लिया है, ठीक है, किसी से वैसे ही पैसे ले लिया है, वो मेरा बिल्कुल भी कंसर्न्ड एरिया नहीं है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको अकाउंट फॉर करता है। इसलिए जितने भी फाइनेंशियल नेचर के खर्चे होंगे ना, वो आप यहाँ पर कंसीडर नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या खर्चा आता है आपने उसको ही कंसीडर करना है। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गए हमारे फंक्शन के लेवल पर। इधर आइए, तो बाय फंक्शन आपका कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल पे होता है, एडमिन लेवल पे होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये सारे खर्चे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी खर्चे की नेचर को देखो तो खर्चा कैसा कैसा हो सकता है। ये कौन सा पॉइंट था हमारा? सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। अच्छा, खर्चा कैसा बिहेव करता है उसके बेसिस पर आपको खर्चे को डिवाइड करना है। आपका खर्चा जो हो सकता है ना, आप प्रोडक्शन करो ना करो, आपका खर्चा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, उसको फिक्स्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको वो खर्चा करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना पड़ेगा, वो हो गया वेरिएबल। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, कुछ लेवल तक तो वो फिक्स्ड रहते हैं, बट एक लेवल के बाद जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करनी शुरू कर देते हो ना, तो वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। अच्छा, फिक्स्ड का क्या एग्जांपल है? फिक्स्ड जो एक्सपेंडिचर है इसका एग्जांपल दो। बिजनेस में ऐसा कौन सा खर्चा है अगर आप प्रोडक्शन करो ना करो सेम ही रहता है? हाँ, ओके, रेंट और कुछ?
हाँ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कि आप सम टाइम ऐसा होता है आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना करो, ठीक है, तो वो कुछ लेवल तक तो फिक्स्ड रहती है, पर फिर जैसे जैसे आपकी यूनिट कंज्यूम होती जाएंगी वो आपका बिल आता जाएगा। इट मीन्स कि क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी को सेमी वेरिएबल में ले लूँ, इधर लिख लूँ, ठीक है, ये सेमी वेरिएबल हो गया, राइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। सैलरी होगी, वेरी गुड, सैलरी। जैसे जो आपका ऑफिस का स्टाफ है, राइट, आप प्रोडक्शन करो ना करो उसको कोई लेना देना नहीं, आपको सैलरीज देनी पड़ेंगी। डेप्रिसिएशन, जो मशीनरीज लगी है वो डेप्रिसिएट होती रहेंगी, ईयर टू ईयर डेप्रिसिएट होती रहेंगी, आप प्रोडक्शन करो ना करो। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे वेरिएबल ही होंगे। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो रॉ मटेरियल लगेगा, आप प्रोडक्शन करोगे तो आप अपने वर्कर्स को वेजेस दोगे, ठीक है, जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो। जहाँ आपकी जो रॉयल्टी है, अरे क्या हुआ, जहाँ जो आप रॉयल्टी वगैरह देते हो, अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। इट मीन्स जब आप किसी भी कॉस्ट की बिहेवियर को जज करते हो तो कोई कॉस्ट ऐसा होता है प्रोडक्शन करो ना करो वो एज इट इज रहता है, वो हिलता नहीं है। मैं तो कहता इतना ही रहूँगा, तुम्हें जो करना करो। कुछ ऐसे कॉस्ट होती है जैसे जैसे प्रोडक्शन करते रहते हो वो कॉस्ट भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसी जो सेमी वेरिएबल अभी आपने मुझे बताया कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती है प्रोडक्शन ना करो इतनी तो रहेगी, बट एक लेवल के ऊपर जब आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हो तो वो पर यूनिट या पर जो भी पर कह लो कि जो भी आपका खर्चा होता है, जो जितना प्रोडक्शन करते हो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। आपका टेलीफोन का बिल भी कुछ ऐसा ही होता है, एक लेवल तक तो उतना ही आता है, आप कॉल करो ना करो 100 कॉल्स फ्री होती है, उसके बाद कॉल करोगे तो हर कॉल के लिए आपको कुछ अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है, तो वो खर्चे होते हैं सेमी वेरिएबल। अच्छा, एक बार देख ले कि फिक्स्ड जो है, इस पर काफ़ी बार आपको क्वेश्चन भी आ जाता है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है आपका, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूँ, थोड़ा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दूँ इसको। टाइम क्या हो गया बेटा, अभी तो बहुत पड़ा है। मुझे बताओ, यहाँ पर है क्वांटिटी, यहाँ पर है क्वांटिटी, ठीक है, ये है कॉस्ट। मान लेते हैं हमने, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रेंट है 10,000। आज मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, फिर मैं 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। यहाँ कॉस्ट लिखती हूँ, ये है 5,000, ये है 10,000, ये है 15,000, ये है आपका 20,000। अगर मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करती, मैं कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करती, तब भी मुझे 10,000 देना है। अगर मैं 100 करती हूँ तब भी 10 देना है, 200 करती हूँ तब भी ये यहाँ आएगा, 300, 400। इट मीन्स कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये है मेरी, ये क्या होती है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो आपकी जो है वो सेम रहती है। इसको मैं कहती हूँ आपका टोटल कॉस्ट, राइट। अच्छा, अगर ऐसे प्रेजेंट करूँ, यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिखती हूँ, यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिखती हूँ, मान लो कि 100, 200, 300, 400, 500। यहाँ पर कॉस्ट लिखती हूँ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर कर देते हो 10, यहाँ तक कर ले। अच्छा, अगर मैं, अब बताना मुझे, अगर मैं कोई भी प्रोडक्शन नहीं करती, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट। आपका कॉस्ट कितना है टोटल 10,000। अगर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते आपका 10,000 ही रहेगा, कॉस्ट पर यूनिट आप देखनी है। अगर आप 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना बने पड़ेगा आपको? अरे ये तो बहुत ही कम हो गया, चलो 200, 200, 300, 400 कर लेते भाई, ठीक है, मान लेना ही इतना। तो ये तो यहाँ आ गया, ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, ये थोड़ा अलग कर लें, इसको छोड़ो, ऐसे छोड़ो। अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कॉस्ट कोई भी है 10,000 है, अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 100 पर यूनिट पड़ेगी। अगर आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे
तो आपका कॉस्ट 50 पर यूनिट पड़ेगा। अगर आप 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो मीन्स जो फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है वो कुछ ऐसी बनेगी, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन जो है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डाउनवर्ड जाता जाएगा। ठीक है, कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज होता रहता है। तो अल्टीमेटली आप क्या समझे कि अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो ये डिक्रीज होता है एज प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट का और प्रोडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज। अगर आपका प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होता है। ये क्या है आपका प्रोडक्शन, ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये है आपका प्रोडक्शन, ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये रिलेशनशिप समझे, ये रिलेशनशिप आप याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि यहां पर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये हो गया आपका कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बिहेव करता है। सेकंड, अब देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या आपका कैसे बिहेव करता है। देखो, जो भी यहां पर मैं करवा रही हूं, ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ है आपका थ्योरी फॉर्म में, तो यहां याद कर लोगे। अभी मैं आपको टिक करवा दूंगी कि कहां कहां से ये आपने देखना है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे बिहेव करता है, मुझे बताओ। वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रही हूँ, टोटल। सुनो सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इधर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मान लो कि आपका कॉस्ट है ₹10 पर यूनिट। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज के डिक्रीज? टोटल, टोटल की बात कर रही हूँ, टोटल। आंसर करो। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट होता है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा क्या होगा, क्या होगा? यस, अगर मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगी तो इंटू 10 1000 आएगा। अगर मैं 200 यूनिट्स बनाऊंगी इंटू 10 2000 आएगा। 300 बनाऊंगी इंटू 10 3000। इट मीन प्रोडक्शन आपका जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, टोटल, टोटल की बात कर रही हूं। आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टर्म पे ध्यान देना, मैं टोटल की बात कर रही हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। इट मीन्स आपने इससे क्या इंटरप्रेट किया कि आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है? बताओ। आपका प्रोडक्शन और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो रिलेशन होता है, डायरेक्ट के इनवर्स, राइट? डायरेक्ट, डायरेक्ट। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज। जैसे प्रोडक्शन डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज। अगर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो थोड़ा सा, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे? यहां पर क्वांटिटी लिख दो, यहां क्वांटिटी लिख देते हैं, यहां टोटल कॉस्ट लिख देते हैं। तो आपका ये स्लोप कैसे बनेगा? आपका स्लोप जो है ये कुछ ऐसे बनेगा, इधर को बनेगा, ठीक है? जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन यहां से इंक्रीज होता जाएगा, ये कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका स्लोप ऐसे बनेगा। तो ये कौन, किसका स्लोप है? आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट? तो इसका जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है, जबकि आपने यहां पर स्लोप देखो, फिक्स्ड कॉस्ट का जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। ये आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट
पर यूनिट की बात करूं, ठीक है, वो कितना है 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट है बच्चे। अगर मैं 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करूंगी तब भी 10 पर यूनिट रहेगा। अगर मैं 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करूंगी तब भी 10 पर यूनिट रहेगा। अगर 300 यूनिट्स को प्रोड्यूस करूंगी तब भी 10 पर यूनिट। आपको पता अब आपके माइंड में क्या आता है? अब आपके माइंड में मैम ऐसा नहीं होता, हमने समझा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ना तो फिर हमें मटेरियल जो है वो मटेरियल सस्ते रेट पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो वो डिक्रीज हो जाता है। देखो जब हम कॉस्टिंग कर रहे हैं ना, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम ऐसा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट या अपने प्रोडक्शन के साथ रिलेशन समझना है तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है कांस्टेंट रहेगा। हाँ चेंज होता है वो आगे, अभी फर्दर बहुत कुछ पढ़ना है। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है कितनी भी प्रोडक्शन करो, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा वो पर यूनिट सेम रहेगा। तो अल्टीमेटली आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। आपका प्रोडक्शन कुछ भी हो, आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट जो है सेम रहेगा। ऐसे ही ये हमने और कहाँ सीखा कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन चेंज क्या क्या होते हैं, चेंज क्या होते हैं, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है विद प्रोडक्शन। लेकिन जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है उसका इन्वर्स रिलेशन है विद प्रोडक्शन। ये बातें याद रखनी है। अगर आपको एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, इसमें से ही आएगा, तो ये बातें ध्यान रखनी है। ये बात समझ आ गई क्यों होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्यों है, ये इनवर्स क्यों है, ये कांस्टेंट क्यों है, ये कांस्टेंट क्यों है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, कुछ भी प्रोड्यूस करो आपको 10 पर यूनिट ही मिलेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप प्रोडक्शन करो ना करो आपको उतना रेंट देना ही पड़ेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे ऑब्वियसली आपका टोटल भी बढ़ता जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे ऑब्वियसली जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट्स व्हाई वो डिक्रीज होता जाता है। तो दिस इज ऑल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब बात आ जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, उस पर थोड़े से क्वेश्चन भी है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स बोथ कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो किसी भी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि उसमें से फिक्स्ड पोर्शन कितना है और उसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि इतना जो ये है ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, तो आपको उन दोनों को अलग अलग करना होगा। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे सेपरेट किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं। आपको इतनी डिटेल में नहीं है बट फिर भी आपको समझने हैं। अगर देखो आज की डेट में जो आपको कॉस्टिंग का पेपर आता है ना, वो टोटली आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो टेस्ट करता है। तो जितना अच्छा आपको ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर इसमें से क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे आपको आपकी बुक में इतने ज़्यादा नहीं दिए हुए। तो ध्यान से समझना है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होता है ऐसा कॉस्ट जो कुछ लेवल तक फिक्स्ड रहता है बट उसके बाद वो क्या होता है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब वो कितना इंक्रीज हो रहा है उसको हमने सेपरेट करना है और फिक्स्ड कंपोनेंट को सेपरेट करना है। अब इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास कोई मेथड तो होना चाहिए। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो हैं वो वेरियस मेथड्स हैं।
एक है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, एक है हमारे पास हाई एंड लो पॉइंट मेथड, एक है हमारे पास लीनियर इक्वेशन मेथड, एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड, राइट। इन मेथड्स का यूज करके आप अपनी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग कर सकते हो। ग्राफिकल मैं बाद में बताती हूँ, सबसे पहले मैं बताती हूँ हाई एंड लो पॉइंट मेथड से हम अपनी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, मैं सेकंड मेथड को पहले डिस्कस करूँगी क्योंकि मुझे लगता है फिर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी। तो पहले कौन सा हम डिस्कस करने वाले हैं, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। अच्छा, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर एग्जांपल लिख लो कि मान लो आपका जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है, आप प्रोड्यूस कर रहे हो 100, 200, 300, 400, ठीक है, ये क्वांटिटी है। आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको अलग अलग नहीं दिया हुआ, आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कि आपका 100 पर 2000 कॉस्ट आता है, इस पर 3000, इस पर 4000, इस पर 5000, ठीक है, ये कॉस्ट आता है। अब इसमें देखो जो आपका कॉस्ट है, यहाँ पर आप कैसे जानोगे ये कॉस्ट जो है आपका वेरिएबल है जब फिक्स्ड है, कैसे जानोगे? पहले तो आपको इस डेटा को जो है वो समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अगर तो कोई भी कॉस्ट ऐसे होता, इधर देखो, अगर कॉस्ट ऐसे होता कि 100, 200, 300, 400, राइट, ये कॉस्ट है आपका 2000, ये भी है 2000, ये भी है 2000, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोडक्शन कॉस्ट सेम रह रहा है, तो मैं जज कर लेती कि दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे जज होता कि जितने परसेंटेज आपका जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उतनी परसेंटेज से ही आपका क्या होना चाहिए था, आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होना चाहिए था। देखो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है विद योर सेल्स, मतलब कि कहीं पर भी आप अगर पर यूनिट निकालोगे ना वो सेम आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर जब हमने पर यूनिट निकाला, ये 2000 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया, 20 पर यूनिट। अभी हमने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही होता है। यहाँ पर जब हमने किया 3000 डिवाइडेड बाय 200 तो कितना आ गया आपका 15, ठीक है, ये तो डिक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों ही 20-20 आते तो वेरिएबल हो जाता, ठीक है। डेटा को देख के हम पता कर सकते हैं कि कॉस्ट हमारा जो है फिक्स्ड है, वेरिएबल है। अगर कोई कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड भी नहीं है और वो वेरिएबल भी नहीं है तो वो क्या होगा, वो सेमी वेरिएबल। इट मीन्स इस डेटा को देख के लगाओ पता, ये है सेमी वेरिएबल। अगर ये सेमी वेरिएबल है ना तो इसमें से आपको वेरिएबल का कंपोनेंट और फिक्स्ड का कंपोनेंट अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे पता चलता है कोई कॉस्ट सेमी वेरिएबल है ना, जब आपका जो पर यूनिट है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है आपका पर यूनिट जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन आपका जो डिक्रीमेंट है ना वो इतना कह लो कि टोटल में वो सेम नहीं है, बट यहाँ पर डिक्रीज जो है वो आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन है उसका डिक्रीज का प्रोपोर्शन है वो कम 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 होता जाता है, तो वो होता है सेमी वेरिएबल। देखो डिक्रीज तो वो भी होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन वो टोटल में तो सेम होता है, यहाँ तो टोटल में भी सेम नहीं है, तो इससे पता चलता है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट दोनों को अलग अलग कैसे करना है, कौन सा मेथड करने लगे हैं, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है हाई एंड लो पॉइंट मेथड का, डिफरेंस इन कॉस्ट को आप डिवाइड कर देते हो डिफरेंस इन आउटपुट, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ लो एंड हाई पॉइंट, यहाँ पे डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ लो एंड हाई पॉइंट, दोनों का डिफरेंस अगर ले लो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
अब मुझे बताओ हाई एंड लो पॉइंट ही लेना है, इसमें से हाई पॉइंट कौन सा है 400, लो पॉइंट कौन सा है 100। तो आउटपुट का डिफरेंस कितना है 400 माइनस 100, ये तो हो गया डिफरेंस इन आउटपुट। डिफरेंस इन कॉस्ट कितना है, लो पॉइंट कितना है 2000, हाई पॉइंट कितना है 5000। इनका आप डिफरेंस ले लो, 5000 माइनस 2000 कितना आया आपका 3000 डिवाइडेड बाय 200, नहीं 300, इज इट 300। तो आपका आ गया 10 पर यूनिट। ये जो आया ना 10 पर यूनिट, ये आपका जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये कैसे पता चला? अच्छा एक बात बताओ, जो डिफरेंस इन कॉस्ट लो एंड हाई पॉइंट मेथड है, डिफरेंस इन कॉस्ट का मतलब कि आपने इसको ड्राइव कर रही हूँ, आपने क्या किया होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ हाई पॉइंट लिया होगा, ये किया होगा, फिर माइनस किया होगा टोटल कॉस्ट ऑफ लो पॉइंट, ये किया होगा, इज इट? अच्छा टोटल कॉस्ट किसके इक्वल टू होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यही होता है। मतलब इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस क्या किया होगा टोटल कॉस्ट ऑफ लो पॉइंट, वो भी क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये हाई पॉइंट का होगा, ये लो पॉइंट का होगा, ठीक है, यही होगा। जब आपने इस इक्वेशन को खोला होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या हुआ होगा, तो ये वाली जो कॉस्ट है ये प्लस माइनस, फिक्स्ड कॉस्ट तो हर जगह सेम ही रहती है, ये दोनों तो कट गए होंगे। तो जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये ओनली वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। तो अगर आपके आउटपुट में चेंज होता है तो इतना कॉस्ट चेंज हो गया, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट तो एवरी आउटपुट पर सेम ही होता है। तो जो यहां पर आपको आंसर आएगा दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे बताओ, अगर इस मेथड से मुझे ये पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है इतना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, किसी लेवल को भी उठा के देख लो। मान लो पहले लेवल को उठा के देखती हूँ मैं, अरे पहले लेवल को उठा के देखती हूँ। पहले लेवल पर क्या है, आउटपुट कितना है 100, कॉस्ट कितना है 2000। हमें इतना पता चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपका 10 रुपीज पर यूनिट। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल टू होता है, टोटल कॉस्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको पता है, टोटल कॉस्ट कितनी है 2000, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे पता नहीं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वो है 10 पर यूनिट। कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 100, 100 इंटू 10, 2000 फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 1000, तो 2000 माइनस 1000 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया आपका 1000। तो इट मीन्स यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, मैं थोड़ा इसको ठीक करूँ, ये लो, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो बेटा है 1000। हर जगह पर 1000 ही होगा, हर प्लेस पे 1000 होगा। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो, तो पहले पर 1000, इस पर है 2000, इस पर है 3000 और इस पर है आपका 4000। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट, अब देखो इसका रिलेशन देखो, कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो सेम रह रहा है, कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है ये भी इंक्रीज हो रहा है, पर यूनिट सेम होगा। 1000 को 100 से डिवाइड करो 10, 2000 को 200 से डिवाइड करो तब भी 10, 3000 को 300 से डिवाइड करो तब भी 10, 4000 को 400 से डिवाइड करो तब भी 10। ठीक है, तो आप हाई एंड लो पॉइंट मेथड से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर, समझ में आई ये बात? ठीक है, बुक है आपके पास, ये बताओ बुक है अभी आपके पास? सेम क्वेश्चन हम बुक में से भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बुक आ जाइए, अपनी बुक में आ जाइए। बुक में यहाँ पर दिया होगा, मेरा सिस्टम बंद होने वाला है, बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक दूंगी। आधा घंटा और क्लास ले ले, हिम्मत है? बताओ, अगर हमें सिलेबस थोड़ा जल्दी फिनिश करना है ना,
तो आई प्रेफर कि आप 2.5 आवर क्लास ले लो, ठीक है। क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जब हमारा बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा फिर क्वेश्चन फटाफट हो सकते हैं हमारे। बीच में जो क्वेश्चन मैं लीव कर रही हूँ ना, वो अभी समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने लीव किए हैं। ये सब करवा चुकी हूँ। हाँ, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 है बेटा, और ये आपका पेज नंबर 1.23 होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है लेट अस अज्यूम दैट, इधर देखो, कंपनी आइडेंटिफाइड 2 सेट्स ऑफ कॉस्ट फॉर 2 कॉन्सिक्वेंट मंथ्स विच आर एज फॉलो। 2 कॉन्सिक्वेंट मंथ्स हैं, ठीक है, जिसमें जनवरी में उसने 60 टेबल बनाए, टोटल कॉस्ट इतना आ रहा था। फरवरी में उसने 70 टेबल बनाए, टोटल कॉस्ट इतना आ रहा था, राइट। तो आप देखो, अगर आप ना इसको प्रेजेंट करो 60 और 70, थोड़ा सा ध्यान से इसको एनालाइज करो इस कॉस्ट को। क्या दोनों लेवल पर कॉस्ट सेम है? नहीं है। इट मीन्स के ये फिक्स तो है नहीं। अच्छा, दोनों लेवल पर क्या पर यूनिट सेम आ रहा है? 1700 डिवाइडेड बाय 60 ये है 28.33। 1900 डिवाइडेड बाय 70 क्या सेम आ रहा है? नहीं, सेम नहीं आ रहा। दूसरे लेवल पर 27 मतलब डिक्रीज हुआ। इट मीन के इट इज ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे इस कॉस्ट में से अपने फिक्स्ड कंपोनेंट को अलग करना है और वेरिएबल कंपोनेंट को अलग करना है। तो आप यहाँ पर हाई एंड लो मेथड यूज कर लोगे। अब तो 2 ही पॉइंट दिए हुए हैं। फॉर मी दिस इज द लो एंड फॉर मी दिस वन इज हाई। तो आप क्या करोगे? चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। बताइए आपका क्या आंसर आया? जल्दी जल्दी करो करो करो, ये खुद करना है, मैं नहीं कर रही। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। ठीक है, मैं 2 मिनट इसको बंद कर रही हूँ, थोड़ा चार्ज कर रही हूँ, ठीक है। आप जब तक आंसर करो। चलिए, जो स्टूडेंट नहीं आंसर कर पाया मैं उसको बता दूं, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया होगा, यहाँ पर अलग अलग है। मैंने कहा कि आपका कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो आपको ये कैसे करना था कि हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यू हैव टू राइट इट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। यही सॉल्व कर रही हूँ। तो चेंज इन कॉस्ट जो है वो है आपका अराउंड 200 और चेंज इन आउटपुट है वो है 10 यूनिट्स। सो द कॉस्ट 20 पर यूनिट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट था। आप किसी भी लेवल पर इसको लगा के देख सकते थे। आप इस लेवल पे लगा लो या इस लेवल पे लगा लो, राइट। अगर हम फर्स्ट लेवल पे चलो सेकंड लेवल पे लगाते हैं, 70 पर लगाते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल टू होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर इस लेवल पर टोटल कॉस्ट कितना है? 1900, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट वी डोंट नो, वेरिएबल कॉस्ट इज दैट इज 20 पर यूनिट। तो इस लेवल पर जो यूनिट्स बन रहे हैं दैट इज 70, ठीक है। तो 1900 फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाता 1400। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना आ जाता? 500। आप किसी लेवल पर भी चेक करते आपका 500 पर यूनिट ही आता, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये था आपका हाई एंड लो पॉइंट मेथड। अब आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ना, समटाइम्स हो सकता है, देखो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, समटाइम्स ये हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया हो उसने जो डेटा आपको दिया होगा, ठीक है, आप उसमें से जब भी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, आप हाई एंड लो लेके ही करना, आप बीच का कोई भी लेवल नहीं लेना। हो सकता है आपका जो वेरिएबल कॉस्ट आए ना वो पर यूनिट सेम ना आए, क्योंकि समटाइम्स जैसे मैंने बोला ना कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई यूनिट जो है वो लेस प्राइस पे मिल गया, तो आपका सेम नहीं भी हो सकता। बट आपने घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ये पूछा गया होगा कि आप जो है हाई एंड लो पॉइंट मेथड लेके फिक्स्ड कॉस्ट बताओ और आप जो है वेरिएबल कॉस्ट बताओ। आपका काम वहीं पर खत्म। आप इसमें जो है कंफ्यूज मत होना, ऐसा हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिर्फ ये मेथड लगाना है और आपको अपना आंसर देना है, राइट। अच्छा, ये हो गया हमारा हाई एंड लो पॉइंट मेथड। एक मेथड आपका होता है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ बट फिर भी हम कर लेते हैं। दूसरा मेथड जो होता है कि हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी अपना
वेरिएबल और जो है कह लो कि फिक्स्ड कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो टोटल कॉस्ट है उसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हम एक ग्राफ बनाएंगे, हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है, और इधर लिखेंगे टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी लिखेंगे कि 100 यूनिट प्रोड्यूस होता है, 200, 300, 400, 500, 600 एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर हम कॉस्ट लिखते हैं 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000, 5000, 6000, राइट। तो जो भी आपको डेटा दिया होगा कि जो 100 है, जब 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी 2000 कॉस्ट आती है। जब हम 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो 3000 है, ठीक है। 300 करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है वो 4000 है, और 400 करते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है कोई 5000, मतलब मैं ऐसे ही प्लॉट कर रही हूँ, ठीक है। 600 है, मान लीजिए 6000, ये ऐसा कुछ कॉस्ट जो है हमारा आ जाता है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे पॉइंट्स जो है ड्रॉ कर देने हैं, पूरे पॉइंट्स आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देने हैं। अब आपने इन जो भी पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे ना, इनके बीच में से एक लाइन को, इन सभी को डॉट को नहीं मिलाना, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो कि आपके सभी जो भी आपने पॉइंट्स लगाए हैं ना, जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करे। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि आप पूरी कॉस्ट को जो है वो उसके पॉइंट जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। फिर इन पॉइंट्स के बीच में से एक आपने लाइन लगानी है जो कि मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करती जाए। सभी को तो नहीं हो सकती, आप सोचो ना, इन सभी पॉइंट्स को एक अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि आपका कॉस्ट जो है थोड़ा सा फिक्स्ड है, थोड़ा सा वेरिएबल है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। लेकिन आपने इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए एक लाइन लगानी है। जब आप इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हो, आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ऐसे ड्रॉ होगी, ऐसे, ऐसे ड्रॉ होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। आपको है नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ, जब आप ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो यहाँ पर बैक पर आके जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करती है आपके वाई एक्सिस को, तो ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है, ये होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो मीन्स आपका ये फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। तो जब आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो ये ऊपर का ये वाला पार्ट है, ये आपका दिखाता है कि ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, जो नीचे का पॉइंट है ये दिखाता है फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपको डेटा पॉइंट दिए होंगे, क्वांटिटी दी होगी नीचे लिखनी है, जो भी आपकी कॉस्ट दी होगी वो आपने इधर लिखनी है, और एक लाइन उनके बीच में से लेके जानी है जो मैक्सिमम पॉइंट को कवर करती हो। और लाइन जो है आपके वाई एक्सिस में जहां पर भी वो आपको इंटरसेक्ट करेगी, वहां से आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे तो ये आपका क्या होगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा। इसके ऊपर ये वाला आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका, अगर आपका मान लीजिए ये आपका ये पूरा टोटल कॉस्ट है, जो भी आपका टोटल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता चल गया कितना है 1000, तो अपनी टोटल कॉस्ट में से 1000 आप माइनस करते जाइए, बाकी आपको क्या पता चल जाएगा कि व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये होता है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड सिंपल है, सिर्फ ड्रॉ करने होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ भी जाए, वैसे तो आता नहीं, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपने हाई एंड लो पॉइंट निकाल के ना पहले फिक्स्ड कॉस्ट जान लेना कितनी है, और वैसा ही ड्रॉ करना कि आपकी लाइन वहीं पर आके इंटरसेक्ट करे, दैट्स इट। ये आपका एक परफेक्ट वे है कि आपका ग्राफ ठीक बनेगा। वैसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ लाइक यू नो, अपना कवर करने के लिए कि कोई आ भी जाए तो कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आप ये वे जो है वो ऑप्ट करेंगे। तो ये होता है आपका ग्राफिकल मेथड। आपको थ्योरी है सिर्फ, है नहीं, ठीक है। एक आपको मेथड दिया हुआ है, वो है लीनियर इक्वेशन मेथड। इसका भी कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, बट फिर भी हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन मेथड क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मेथड क्या कहता है कि जो आपका कॉस्ट होता है वो कॉस्ट को प्रेजेंट करता है वाई से,
कहता आपका जो कॉस्ट होता है वो फंक्शन होता है किसका, फंक्शन होता है फिक्स्ड कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट का। और वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज होती है, एक्स का मतलब आपका जो भी एक्टिविटी लेवल है, जितना भी आउटपुट है। और ये क्या होता है, ये आपका है टोटल कॉस्ट। तो लीनियर इक्वेशन कहता है कि आप जो है, अगर आपको 2 एक्टिविटी लेवल दिए हुए हैं तो 2 एक्टिविटी लेवल पर आप ये इक्वेशन के साथ सॉल्व कर सकते हो कि आपका ए कितना है, मींस आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, आपका बी कितना है, मींस आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है। क्योंकि ऑब्वियसली 2 लेवल्स पर आपको आपका एक्टिविटी तो दिया होगा कि 100 यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है या 300 यूनिट्स है, और आपको टोटल कॉस्ट भी दिया होगा कि आपका टोटल कॉस्ट कितना है। तो आप जो है दोनों जो एक्टिविटी लेवल्स है उनका इक्वेशन बनाओ, आप इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको अपना ए पॉइंट और बी पॉइंट पता चल जाएगा। जैसे कि अभी हमने जो क्वेश्चन किया है, आपकी बुक में से ही क्वेश्चन किया है, क्या था उसके एक्टिविटी लेवल क्या था कि आपके टेबल थे कितना 60 और 70, उसी के थ्रू मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। और आपका कॉस्ट कितना था, आपका कॉस्ट था 1700 और 1900। अगर आपको क्वेश्चन में वो बोल देता कि इसको लीनियर इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ता, ठीक है। कैसे बनाना पड़ता, आप 2 इक्वेशन हाई लो पॉइंट लेके जब बना लो, अभी तो 2 पॉइंट ही हैं उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो कैसे बनते हैं, वाई क्या प्रेजेंट कर रहा है, कैसे लिखना है, वाई ए प्लस बी एक्स, वाई प्रेजेंट टू व्हाट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। पहले हाई लेवल की कॉस्ट लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है 1900 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ कितना है यहाँ पर वो मुझे पता नहीं, उसको ए लिख दिया। बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है वो भी नहीं पता, बी लिख दिया। एक्स कितना है, किस एक्टिविटी लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, कितने टेबल बनाए जा रहे हैं 70, तो क्या मैं इसको 70x लिख सकती हूँ, 70x लिख सकती हूँ, राइट। एक्स को कुछ ऐसे लिख लो, स्मॉल करके ऐसे लिख लो, ठीक है। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाओ, इस लेवल का ले लो, आपका टोटल कॉस्ट कितना है 1700, यहां पर भी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, प्लस मेरा एक्टिविटी लेवल कितना है 60, तो 60x, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो आपके पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ कर देती हूँ 1900 प्लस, क्या इसको सीधा करके लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, a प्लस 70x इक्वल टू 1900, a प्लस 60x प्लस इक्वल टू 1700। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कट गया, ये कितना आ गया 10x 200। अरे शैतानो, तुम बोलते भी नहीं हो कि ये गलत लिखा है, कैसे बच्चे हो तुम, बोलते क्यों नहीं, मैं तो देख रही थी तुम देख रहे हो कि नहीं। यहाँ पर क्या लिखना है 70b, यहाँ पर क्या लिखना है 60b, ऐसे लिखना है, ऐसे, x तो वॉल्यूम होता है, बोला नहीं आपने। देखो लाइव का यही तो फायदा है, तुम गलती मेरी बता सकते हो साथ साथ में। 200 डिवाइडेड बाई 10, b कितना आया 20 पर यूनिट। b रिप्रेजेंट टू व्हाट, अभी मैंने बताया ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कितना आया 20 पर यूनिट, ठीक है। अब अगर आप b को पुट कर देते हो इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में कर दो, तो अगर मैं फर्स्ट में भी पुट कर देती हूँ, ये देखो फर्स्ट आपकी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसमें भी पुट कर देती हूँ a प्लस 70 इंटू 20 इक्वल टू 1900, क्या वही आंसर नहीं आ गया, a आपका 500 नहीं आ गया, तो a रिप्रेजेंट टू व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 500, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया 500। क्या इक्वेशन मेथड कोई टफ है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड या लीनियर इक्वेशन मेथड बोथ आर सेम,
राइट। इसमें आप दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर देते हो। अगर आप ध्यान से देखो ना, अल्टीमेटली यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो डिफरेंस इन कॉस्ट को आप डिवाइड कर रहे हो डिफरेंस इन आउटपुट। बात तो वही है, ठीक है। वहां इक्वेशन बनाई है, यहाँ पर हमने जहां पर इक्वेशन बनाई है वहां पर एक फॉर्मूला लिखा है। अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा आपको। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ भी लेना अपनी बुक में से, उसने ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है। तो यहां तक लीनियर इक्वेशन तक ओके है? बताओ मुझे, ये दो मेथड समझ में आए आपको? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन दूं मैं आपको? क्वेश्चन दूं आपको? ठीक है, लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन लिख लो बस, फिर जल्दी से लिखो फिर लीनियर इक्वेशन का। देखती हूँ कितना आप कर पाते हो। लीनियर इक्वेशन के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए कि आपके लेबर आवर्स है, दो प्रोडक्ट बनते हैं ए और बी। ए पर 100 आवर्स दिए जाते हैं, बी पर 200 आवर्स दिए जाते हैं। टोटल कॉस्ट आता है आपका 1200 और 1275। टेल मी वेरिएबल कॉस्ट पर आवर एंड फिक्स्ड कॉस्ट। जल्दी से सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व करो, मैं बंद कर रही हूँ। जो स्टूडेंट वैसे देख रहे हैं, ठीक है, आपने सॉल्व करना है व्हाट्सएप पर, मुझे भेजना है जी आंसर। रुको, अच्छा इस वाले को आपने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। ये लेबर आ रहा है, टोटल कॉस्ट है, आपने दो इक्वेशन बना ली, ठीक है। इक्वेशन के थ्रू आपको ये पता चल गया कि आपका बी मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, और आपको पता चल गया कि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। सिंपल, हमने ये सॉल्व कर लिया। लास्ट जो मेथड होता है दैट इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड वहाँ पर ज़्यादा कह लो कि बेनिफिट देता है, जहाँ पर आपका कॉस्ट जो दिया हुआ है या जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है वो नंबर ऑफ पीरियड्स का दिया हुआ है। क्योंकि जो प्रीवियस टू मेथड्स हैं, जो प्रीवियस हमारे टू मेथड्स है, वो सिर्फ और सिर्फ टू एक्टिविटी लेवल को कंसीडर करके हमारी फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं। लेकिन जो ये वाला मेथड है, ये सभी ऑल डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करके आपकी जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट को निकालता है। तो इसको जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट में किया जाता है। यहाँ पर इसका कोई रेलिवेंस नहीं, सिर्फ आपने याद क्या करना है, इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन क्या है कि एक ऑब्वियसली एक स्टैटिस्टिकल टूल है। इसमें क्या किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन हम निकालते हैं, जैसे कि अभी हमने ग्राफिकल मेथड में देखा है। वो स्ट्रेट लाइन बनाई कैसे जाती है, हम जो है जितना भी हमारा वॉल्यूम होता है उसका मीन लेते हैं, जितना भी हमारा कॉस्ट होता है उसका मीन लेते हैं, फिर हम उनका डेविएशन वगैरह निकाल के, ठीक है, आपके वॉल्यूम का, कॉस्ट का, उसके थ्रू जो है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो कुछ नहीं दिया हुआ, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। तो यहाँ एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे जो है वो लेवल दिए हुए हैं, वॉल्यूम 10, 20, 30, 40। आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 120, 140, 160, 180। अगर आप इस कॉस्ट का बिहेवियर समझोगे तो ना तो ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है, तो इट मीन्स ये सेमी वेरिएबल है, जिसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे आप इसको जो है वो सेपरेट करोगे, आप अपना जितना भी आपका वॉल्यूम है उसका मीन निकाल लेना। मीन कैसे निकालोगे, सारे वॉल्यूम को ऐड कर दो, सारे वॉल्यूम को ऐड कर दो, नंबर ऑफ कितने हैं 4, आपने मीन निकाल लिया। ऐसे ही आप जितना टोटल कॉस्ट है उसका भी आप मीन निकाल लेंगे, इसका 25, इसका 50 आया, राइट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेविएशन निकालना है एक्स और वाई का, दोनों का डेविएशन निकालना है मीन से। तो एक्स का मीन कितना था 25, तो 10 माइनस 25 माइनस 15, 20 माइनस 25 माइनस 5, 30 माइनस 25 प्लस 5। तो ये सारा ऑब्वियसली ये 0 होगा, क्योंकि मीन मतलब एवरेज, तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों इक्वल होंगी, तो ये तो 0 ही आएगा। ऐसे ही वाई का मीन डेविएशन निकाल लेना है। जब दोनों का डेविएशन निकालोगे ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आ जाता है। फिर आपने एक्स स्क्वायर कर देना, मीन्स इसका स्क्वायर कर देना है, इसलिए इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, कि जो एवरेज है ना उसका स्क्वायर किया जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और ये वाला फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं सिर्फ बता रही हूँ, प्लीज़ ये आपके उसमें नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ, इसको निकाला है। तो जो बी है, बी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट,
उसको कैसे निकाला जाता है, जो भी इसका सम्मेशन होगा, वॉल्यूम और आपकी कॉस्ट का जो भी सम्मेशन होगा उसको आप एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हो, तो ये आता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका फायदा बता क्या है, ये सभी डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए इसने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली। लेकिन जो प्रीवियस मेथड्स थे ना, उन्होंने सिर्फ 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी को कंसीडर करते हुए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है। तो बस आपने इतना ही है, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। ये एग्जाम्पल इसलिए दी हुई है कि आप समझ पाओ कि वहाँ लिखा क्या हुआ है। इज इट क्लियर? ये नोट्स शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। बस ये एग्जाम्पल दी हुई है कि कैसे वो निकालता है लीस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू। कि स्क्वायर्स को लीस्ट स्क्वायर क्यों कहते हैं, कि जो भी इसका एरर आएगा ना, अगर जो एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट होगी जो हमने इसके साथ मेजर की होगी, वो आपका जो एरर होगा ना वो बहुत मिनिमम होगा, इसलिए इसको लीस्ट स्क्वायर कहते हैं। डिटेल में नहीं जा रही इसके, राइट। तो ये हमारा हो गया आज जो हमने किया है, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सिर्फ आपके बेसिक्स थे और कुछ नहीं था, जिसमें मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। उसके बाद आपने समझा कि आपका जो कॉस्ट है, राइट, उसका क्लासिफिकेशन एज पर कैस 1 आपको दिया हुआ है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दिया हुआ है। यहाँ से कर लेते हैं, ये नोट सारे पढ़ लेना आज आप। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, बाय फंक्शन प्रोडक्शन एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, बाय द नेचर ऑफ बिहेवियर। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो आपने अपने जो भी बुक होगी उसमें आप चैप्टर नंबर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर पढ़ना है आपने। आइए यहाँ से पढ़ना है आपने 1.21 से कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस, ये वाला पढ़ना है। ये सारा करवा चुकी हूँ मैं, ये सारा पढ़ना है आपने ये। तो आपने 1.21 से आज पढ़ना है आपने 1.24 तक, बस। दिस इज़ योर होमवर्क, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। बाकी वेंसडे को मिलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉस्ट शीट। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। अगर कुछ भी आप पढ़ते हो आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, आपको आंसर साथ के साथ मिल जाएगा। चलो ठीक है बच्चे, अपना पढ़ते रहो। जितना करवाया है अभी 5 मिनट्स रुक के उसको देखकर फिर ही आप जो है अपनी कॉपी को बंद करना, एकदम से बंद मत कर देना। चलो मिलेंगे वेंसडे को एट 11:30। ट्राई टू कम ऑन एग्जैक्ट 11:30, ठीक है। ओके बाय बच्चा।